Good morning students. So this is the next video on the calculation of the national income by income method. इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस video we will be discussing about the income method, the second method of calculating national income. According to this method, national income is measured as a sum of the factor payments made to the factors of production used within the domestic territory of a country during a year. जब हम इनकम मेथड वर्ड सुनते हैं तो वर्ड से ही सुन के ऐसा लगता है कि सबकी इनकम ऐड कर ली जाए तो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एंड काफ़ी हद तक ये सही है. बट हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात ये है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज़ कि हु इज़ अर्निंग, ये कमा कौन रहा है, ये किसकी कमाई है, इनकम किसकी है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम वी नीड टू नो दैट देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हमको ऐड करनी है. तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं उनको उनके लिए जो भी पेमेंट मिला, उनके काम के लिए, उनके यूज़ के लिए जो भी पेमेंट मिला है उन सब को जब हम ऐड कर लेंगे वी विल गेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. एंड इट इज़ क्वाइट ईजी ऑल्सो बिकॉज हमें बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सिर्फ. पहला लैंड, लैंड को उसके यूज़ के लिए रेंट मिलता है एंड रॉयल्टी सब सॉइल्स के लिए मिलता है. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द कमिंग टाइम. दूसरा लेबर, लेबर यानी कि हम जैसे लोग, हमको हमारे काम के लिए क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वेजेस मिलता है, सैलरीज मिलता है, कुछ और भी होता है इन एडिशन में, अभी आपको बताते हैं. तीसरा कैपिटल है, कैपिटल को उसके यूज़ के लिए इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योर है, उसको उसके यूज़ के लिए, उसके काम के लिए प्रॉफिट मिलता है. मिक्स्ड इनकम भी हमने यहाँ पे लिखा है, ये फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है बट इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन है लेकिन वो है जो ऊपर कहीं इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए हमने मिक्स्ड इनकम करके इसको अलग से ले लिया. तो सबसे पहला फैक्टर जो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, चारों इम्पॉर्टेंट है लेकिन लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन. तो हम पहले लेबर की बात करते हैं. लेबर यानी कि हम जैसे लोग. आप खुद सोचिए, आप जब कहीं काम करते हैं तो आपको आपके काम के बदले में क्या मिलेगा, आप कहेंगे पैसा मिलेगा एंड वी कॉल इट वेजेस. तो ठीक है, हमने पहला यही लिख दिया, लेबर को उसके काम के लिए वेजेस सैलरीज इन कैश मिलता है. XYZ पर्सन एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम करता है एंड वहाँ काम करने के लिए उसकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपया है. तो हमने वो 50,000 यहाँ पे जोड़ लिया. लेकिन उस 50,000 के एडिशन में उसके एम्प्लॉयर ने उसको रहने के लिए फ्री घर भी दिया हुआ है, उसके लिए एक ड्राइवर भी है, उसके घर पे एक शेफ़ भी है जो खाना बनाता है एंड कुछ और फैसिलिटीज़ भी हैं. अब आप ये सोचिए, ये सारी फैसिलिटीज़ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को क्यों देगा. एक्चुअली दीज आर ऑल्सो द पेमेंट ही इज़ मेकिंग. ये भी उसको उसके काम करने के बदले में एक पेमेंट मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है. अंतर सिर्फ इतना है, द ओनली डिफरेंस इज़ कि दिस रिसिप्ट, दिस पेमेंट रिसीव्ड इज़ नॉट इन कैश बट इन काइंड. तो जो सेकेंड हम लेंगे एंड ये सब इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में. एक व्यक्ति को अगर कहीं काम करने के लिए सैलरी के एडिशन में फ्री कार भी मिल रही है, ड्राइवर भी मिल रहा है और शेफ़ भी मिल रहा है, तो उन सब की वैल्यू भी उसकी सैलरी में जोड़ी जाएगी एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ओके, इनको पेमेंट इन काइंड के अंतर्गत लेंगे. दे विल बी इंक्लूडिंग अंडर द हेड वेजेस सैलरीज इन काइंड और पेमेंट इन काइंड. कुछ बुक्स में आपको ये वेजेस सैलरीज इन काइंड भी लिखा नज़र आएगा. ओके, देन इसके अलावा और क्या मिलता है भाई, सैलरी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए किसी न किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको मैं SSS भी बोलती हूँ, किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कोई ना कोई पैसा ज़रूर डिपॉजिट करता है. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं GIS, जनरल इंश्योरेंस स्कीम का. एक व्यक्ति किसी एक फर्म में काम करता है एंड उस फर्म का एम्प्लॉयर यानी कि वो फर्म जो है उस व्यक्ति के नाम पर जनरल इंश्योरेंस स्कीम में हर महीने उसकी सैलरी का 10% जमा करती है. लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है.
जब भी एम्प्लॉयर पैसा जमा करेगा तो वो इक्वल डिपॉजिट फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉय भी मानता है। ओके अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पर उस फर्म में काम करने का महीने का 50,000 रुपया मिलता है, तो फर्म कहती है कि चलिए हमने आपके नाम पर GIS में एक अकाउंट खोल दिया है, एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम में अकाउंट खोल दिया है, एंड इसका फ़ायदा आपको तब होगा कि अब कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, एंड इसीलिए उसमें आपके लिए आपके नाम पर हर महीने आपकी सैलरी का 10% यानी कि 5,000 रुपया एम्प्लॉयर जमा करेगा, और इतना ही आपको भी जमा करना होता है। 5,000 भाई 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 ही एम्प्लॉयर जमा करेगा और 5,000 भी एम्प्लॉय को भी जमा करना पड़ेगा। तो ये भी तो सैलरी से ऊपर मिल रहा है, तो ये आना चाहिए नेशनल इनकम में, बिल्कुल आएगा। तो जो लेबर को उसके काम के अगेंस्ट मिल रहा है ये इसको भी लिया जाएगा। लेकिन वी आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर इज कि कंट्रीब्यूट दोनों जने कर रहे हैं, एम्प्लॉयर भी कर रहा है और एम्प्लॉय भी कर रहा है। हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो तो हमारी सैलरी के इन एडिशन दे रहा है। उसने पहले मुझे 50,000 रुपया सैलरी दे दी और फिर उसके ऊपर 5,000 रुपीज़ जो है वो उसने GIS में डिपॉजिट कर दिया। जब मुझसे कहा गया मेरा शेयर डिपॉजिट करने का, एक एम्प्लॉई का शेयर डिपॉजिट करने का, तो मैं कहाँ से करूँगी? मैं तो मुझे जो सैलरी मिली हुई है उसी में से करूँगी ना, अलग से तो कोई पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है। तो मैं उसी में से 5,000 रुपये उसमें डिपॉजिट कर देती हूँ। नाउ व्हाट, मेरा जो एडिशन है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन गया है वो तो ऑलरेडी सैलरी में से गया है, और वो सैलरी ऑलरेडी मैं ऊपर वेज एंड सैलरीज इन कैश ले चुकी हूँ। अगर इसको मैं फिर से ऐड कर लूँ तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेल कि जब भी किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के कंट्रीब्यूशन की बात आती है, उसको नेशनल इनकम में लिया जाना है या नहीं लिया जाना है, वेदर इट इज़ टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जब भी इसकी बात आएगी तो इट इज़ ओनली द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट शुड बी इंक्लूडेड। सिर्फ और सिर्फ आपके नियोजक को, आपके एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वो आएगा और कुछ नहीं आएगा। देन बात आती है पेंशन और रिटायरमेंट की। अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड ओवर हेयर, बिकॉज पेंशन दो तरीके की होती है। एक पैसा जो किसी भी व्यक्ति को, एम्प्लॉय को ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। जिस वक्त वह व्यक्ति रिटायर हुआ है उस वक्त उसको कुछ पैसा मिलता है, कुछ ग्रेच्युटी का होता है या कुछ और पैसा होता है, एंड वो सब एक डेफर्ड वेजेस के जैसे होता है। डेफर्ड वेजेस मतलब भाई आप अभी अभी आज ही तो रिटायर हुए हैं, तो आपको जो भी पैसा मिल रहा है सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने आज तक जो भी काम करा है उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस फर्म के लिए, उसके बदले में वो आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो अ सॉर्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट है। लेकिन अगर आपको उस डे के बाद, रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज में कोई पेंशन मिलती है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि ओल्ड एज की पेंशन जो होती है वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हम इसको जब फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में हमने डिस्कस करा था, हम इसको ऑलरेडी तब डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार उसमें देख लीजिएगा, एंड देन यू विल लर्न इट वेरी केयरफुली। सो दीज आर द 4, ये 4 मेन हेड्स हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा ये 4 मेन हेड्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन CBSE देता है। पहला है वेज एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा है पेमेंट इन काइंड, अगेन दोबारा बोल रही हूँ वेज एंड सैलरीज इन काइंड भी बोलते हैं इसको। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लेकिन किसका कंट्रीब्यूशन? ओनली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एंड चौथा है पेंशन रिटायरमेंट, यानी कि पेंशन लेकिन सिर्फ कौन सी? जो आपको ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट मिली है। ये सब एक लेबर को इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज द लेबर इज़ वर्किंग फॉर द फर्म। लेबर ने अपनी सर्विसेज दी हैं और सर्विसेज के अगेंस्ट उसको ये पेमेंट मिला है, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम COE भी बोलते हैं, दैट इज़ अ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ हमारे पहले फैक्टर का पेमेंट हमने सारा का सारा जो एक लेबर ने एज अ इनकम रिसीव करा है उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया, एंड ये हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। वी मूव ऑन टू द लैंड नाउ, बिकॉज जितना इम्पॉर्टेंट लैंड लेबर है उतना ही हमारा लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर है।
अब लैंड खुद काम नहीं करता है, लेकिन लैंड को यूज़ करा जाता है। जब लैंड को यूज़ करा जाता है तो उस यूज़ के अगेंस्ट कुछ इनकम जनरेट होती है जो उस लैंडलॉर्ड को दी जाती है, लैंडलॉर्ड को मिलती है, जिसको हम रेंट या रॉयल्टी बोलते हैं। उसको हम इधर इंक्लूड करेंगे। मैंने लिखा है हेडिंग रेंट एंड रॉयल्टी, ब्रैकेट में लैंड लिखा है। ये एक्चुअल रेंट भी हो सकता है। एक्चुअल रेंट का मतलब कि आप अपने आप को इस प्लेस पर इमेजिन कर लीजिए, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने वो बिल्डिंग किसी को किराए पर दी हुई है, किसी और को दी हुई है यूज़ के लिए, एंड वो उस यूज़ के अगेंस्ट आपको किराया देता है, रेंट देता है। जाहिर सी बात है दैट इज़ द इनकम अर्नड बाय लैंड, एंड इसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार से ये इम्प्यूटेड रेंट भी हो सकता है। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है आपने किसी और को नहीं दी है, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आपने ये बिल्डिंग किसी और से ली होती, आप किसी और को रेंट दे रहे होते, तो कम से कम इतनी वैल्यू आपके लिए रेंट के लिए जाती, यानी कि वो लैंड आज भी उतनी वैल्यू जनरेट कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने वो किसी और को नहीं दिया, हम वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इसको इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोला जाता है, और ये भी हमारे लिए नेशनल इनकम में आएगा। रॉयल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रॉयल्टी होता क्या है? रॉयल्टी इज़ अ राइट ऑन एन एसेट। आपके पास कोई एसेट है, सब सॉइल है, उसको आपने लीज पर किसी और को यूज़ करने के लिए दे दिया है, तो आपको उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी होगा। रेंट जैसा ही होता है, इसलिए हम उसको रेंट के साथ में ही ले रहे हैं, रॉयल्टी होता है, एंड इट इज़ टू बी इंक्लूडेड। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल एसेट लाइक आयरन और कोल एट्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल से बताते हैं। आपका एक लैंड है, उस लैंड में माइन है, एंड उसके में से आप आयरन ओर नहीं निकाल सकते, तो आपने टेंडर देखा, ये काम किसी फर्म को दे दिया, एंड वो फर्म उसमें से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करती है, कोल एक्सट्रैक्ट करती है। अब आप उसको फ्री में तो ये नहीं देंगे, आप उसको कहेंगे ठीक है, आपको जितना भी इसमें से कोल या मिनरल से जो भी निकाल लीजिए, लेकिन बदले में इतना पैसा हमको दे दीजिए। ये जो होता है इसको रेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि आपने इधर वो लैंड यूज़ करने के लिए नहीं दिया, आपने उसको राइट दे दिया है कि वो उसमें जो भी सब सॉइल्स है, जो भी एसेट्स है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इसको रॉयल्टी बोला जाता है। एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आप एक ऑथर हैं, आप लिखते हैं, यू राइट बुक्स। अब आप सिर्फ लिखने का काम करते हैं, आप बुक छापेंगे तो नहीं, यू विल नॉट पब्लिश द बुक। तो आप क्या करेंगे? आपने किसी पब्लिशर को ही राइट दे दिया कि देखिए ये मैंने बुक लिखी है, इसको आप छाप दीजिए, बुक का ही एक शेप दे दीजिए और आप इसको बेच दीजिए। पब्लिशर आपसे ले लेगा, अब फ्री में तो आप नहीं देंगे उसे, तो पब्लिशर आपको जो पैसा इस राइट, आपने उसको एक राइट दे दिया कि यू यूज़ माई बुक एंड यू पब्लिश इट एंड यू प्रिंट इट इनटू अ बुक एंड यू सेल इट, तो उसके अगेंस्ट जो पैसा आपको मिलेगा वो रॉयल्टी होगा। इसीलिए इसको सब सॉइल एसेट्स बोला जाता है, ग्रांटिंग लीजिंग राइट बोला जाता है। आपने कोई राइट लीज कर दिया है तो ये इनकम ही, एंड दैट इज़ वाई इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेबर की इनकम ले ली हमने, लैंड की इनकम ले ली हमने एक बॉक्स बनाया है जिसमें हम चारों फैक्टर्स की इनकम जोड़ते जा रहे हैं, और जैसे ही ये चारों फैक्टर्स की इनकम यहाँ पे जुड़ जाएगी, हमारे लिए इनकम मेथड से नेशनल इनकम भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे लिए कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया हो। लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरेस्ट वर्ड सुन के धोखा मत खाइएगा, इंटरेस्ट तो बहुत तरीके का हो सकता है। आपने अपना पैसा बैंक में जमा करा हुआ है, उसके ऊपर भी हो सकता है बैंक आपको इंटरेस्ट दे। आपने बैंक से पैसा उधार लिया, अपने लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, कार लोन लिया, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं बैंक को। आपकी फ्रेंड ने नया बिजनेस शुरू करा, उसने भी बैंक से लोन लिया, वो भी बैंक को इंटरेस्ट देता है। सो दे कैन बी, इंटरेस्ट कैन बी ऑफ मैनी काइंड। एक बैंक भी दूसरे बैंक से पैसा लेता है, उसको एक बैंक दूसरे बैंक को इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा इंटरेस्ट लेना है? हमें इंटरेस्ट लेना है सिर्फ कैपिटल के ऊपर।
तो हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सिर्फ ये देखिएगा कि वो पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इस्तेमाल किया गया हो। 2013 में 3 मार्क का सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया था। 3 तरीके का इंटरेस्ट दिया गया था और ये पूछा गया था कि कौन सा इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आएगा एंड कौन सा इंटरेस्ट नेशनल इनकम में नहीं आएगा विद रीज़न। सपोज पहला था कि a person has taken loan from a bank for purchasing न्यू व्हीकल्स फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए उसने नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट देता है। क्या ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? इनकम मेथड में बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, मनी यू हैव डिपॉजिटेड इन बैंक, उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है एंड उसके ऊपर अगर बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है बैंक ने वो पैसा किस लिए इस्तेमाल करा है। अगर बैंक ने वो पैसा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करा है तो कैसे आएगा? और जब हमें ये श्योरिटी नहीं होती, हम मान लेते हैं कि द मनी इज़ यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पस एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आपको डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ कंफर्म करनी होगी कि वो पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तभी वो नेशनल इनकम में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। आपको बिजनेस शुरू करना था, आपने बैंक से पैसा उधार ना लेके आपके पास अपना पैसा रखा हुआ था, आपने उसी पैसे को एज अ कैपिटल बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट को तो आप उसमें वो इंटरेस्ट भी लगाएंगे, क्योंकि आप मान लेते हैं कि अगर आपने अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करा होता तो आप बैंक से उधार लेते या कहीं भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आप पैसा उधार लेते एंड यू वुड हैव बीन गिविंग द इंटरेस्ट। सो इसको इम्प्यूटेड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे इम्प्यूटेड रेंट था ऐसे इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी होता है। इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा बिकॉज कैपिटल तो अपना काम कर रही है ना, वो पैसा तो इतना इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट विल बी इंक्लूडेड। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर, इट इज़ रिटन इन रेड कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पब्लिक डेट होता है कि जब हम जैसे लोग जनरल गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हैं। हाँ, हम भी गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हैं। आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदा, गवर्नमेंट ने कहा कि 5 साल का ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, 5 साल बाद हम आपको आपका पैसा 1.5 गुना करके दे देंगे। तो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन दैट वी आर गिविंग टू द गवर्नमेंट। एक तरीके का लोन है, डेट है, उधार है जो हम सरकार को दे रहे हैं एंड सरकार जब उसके 5 साल बाद या 7 साल बाद जब उसका 1.5 गुना हमें देती है तो 1.5 गुना जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है? वो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो अब जब ये ब्याज आ गया, इंटरेस्ट बढ़ा गया, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाए या ना करा जाए। अगेन इधर एक समस्या होती है कि गवर्नमेंट ने वो पैसा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करा है या कंजम्पशन के लिए, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि जो भी पैसा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है वो नेशनल इनकम में नहीं आता है। अब गवर्नमेंट से थोड़ा हम पूछने जाएंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हम हमेशा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जब भी किसी पब्लिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट देती है वो पब्लिक डेट जो है कंजम्पशन के लिए ही यूज़ करा गया है एंड क्योंकि वो पैसा कंजम्पशन के लिए यूज़ करा गया है इसलिए उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज या इंटरेस्ट भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है। एंटरप्रेन्योर उद्यम काम करता है, सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर आता है, उनसे काम कराता है, तो उसको उसके अपने काम के बदले जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। बट प्रॉफिट में से भी आगे 3 पार्ट होते हैं, या तो मैं कह दूँ 3 जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहली चीज़ है दैट इज़ अ पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स। इसको एक एग्जांपल लेके समझिए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने सब पेमेंट कर दिया, सब कॉस्ट पेमेंट कर दिया, तब आपके पास 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचता है। ठीक है, अब इस 10 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का आप क्या करेंगे? भाई सबसे पहले तो आपको कॉरपोरेशन टैक्स पे करना होगा, निगम कर। आपका जैसे एक इनकम अर्निंग पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, हम जैसे हाउस होल्ड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, वैसी फर्म के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं।
फर्म की भी तो अपनी आइडेंटिटी है, आपने भी तो अपनी फर्म का कोई नाम दिया है ABC लिमिटेड, तो उस ABC लिमिटेड पर जो टैक्स लगा है वो कॉरपोरेशन टैक्स है, वो आप कहाँ से देंगे, वो आप इसी में से देंगे। तो प्रॉफिट में से पहला हिस्सा आपके कॉरपोरेशन टैक्स को जाता है। मान लें कि 2 करोड़ का आपके कॉरपोरेट के ऊपर आपकी कॉरपोरेशन टैक्स लगा है एंड आपने वो 2 करोड़ दे दिया, ठीक है, 8 करोड़ बच गया। 10 करोड़ में से प्रॉफिट में से पहले 2 करोड़ हमने दे दिया है कॉरपोरेशन टैक्स को, अब हमारे पास 8 करोड़ बच जाए। अब आप इस 8 करोड़ में से क्या करेंगे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉफिट में टैक्स पे करने के बाद पहला पेमेंट जो जाना चाहिए वो डिविडेंड होना चाहिए। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज द part that a shareholder receives. It is the payment that a shareholder receives. आपकी फर्म में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो भागीदार हैं, शेयर होल्डर हैं आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में। आपको लॉस हुआ तो वो आपके साथ उस लॉस का शेयर झेलते हैं, आपको प्रॉफिट हुआ तो आप उस प्रॉफिट में से उनको उस लाभ का हिस्सा देंगे। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज शेयर होल्डर। उन्हें का ही शेयर होल्डर इसलिए आता है, वो शेयर्स खरीदते ही इसीलिए हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कॉरपोरेशन टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचा है अब उसमें से आप डिविडेंड उन लोगों को दे दें। चलिए मान लिया कि 3 करोड़ रुपया जो है वो आपके डिविडेंड पे करने में लगेगा। 8 करोड़ में से आपने 3 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे कर दिया। अब आपके पास बच जाता है 5 करोड़। इस 5 करोड़ का आप क्या करेंगे, फर्म अपने पास ये पैसा रिज़र्व करके रखेगी, आप उस पैसे को रिज़र्व करके रखेंगे, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, इसीलिए इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। प्रॉफिट का वह भाग जिसको आपने आगे वितरित नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, आपने रिज़र्व करके रख लिया है, आने वाले समय में हो सकता है आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत पड़े, आने वाले समय में किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 3 बॉक्स अलग अलग हैं, इसको 2 तरीके से देखिए। इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि आप इन 3 पार्ट्स को जोड़ दीजिए एक साथ, आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगा। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, बिकॉज एग्ज़ाम में कभी कभी आपको सिर्फ प्रॉफिट दिया होता है, तो कभी कभी आपको ये तीनों पार्ट या तीनों में से 1 या 2 इस तरीके से आपको दिया होगा न्यूमेरिकल में। अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आपको इन तीनों पार्ट से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने आपको प्रॉफिट भी दे दिया एक तरफ, साथ ही साथ उसने कॉरपोरेशन टैक्स भी दे दिया, पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स भी दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे दिया, तो आप उन सबको इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज प्रॉफिट मीन्स द कंपाइल्ड वैल्यू। आपने ऑलरेडी एक टुगेदर वैल्यू ले ली है, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया और फिर आपको ये पार्ट्स दिए हुए हैं, फिर भाई चाहे 1 दिया हो या 2 दिया हो या 3 दिया हो, तीनों दिए हो, ये आप लेंगे बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन चारों में नहीं आ पाए, ना ही वो अलग से लैंड में आ पाए, ना ही वो अलग से कैपिटल में आ पाए, ना ही वो एंटरप्रेन्योर में आ पाए, ना ही वो अलग से लेबर में आ पाए। ऐसे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनके वेजेस को या सैलरीज को या प्रॉफिट को बाइफिकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिनके इनकम को अलग से लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी इनकम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाती है, अलग डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाती है। टेक द केस ऑफ द फार्मर। एक फार्मर है, वो अपना ही लैंड यूज़ करता है तो रेंट भी जनरेट कर रहा है, अपना ही पैसा खेती में लगाता है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी जनरेट कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है तो लेबर का वेजेस भी मिल रहा होगा, एंड खुद ही वो पूरा एंटरप्रेन्योर भी अपने काम का, तो प्रॉफिट भी उसको मिल रहा होगा। लेकिन ना ही वो इनकम टैक्स पे करता है, ना ही वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करता है कि कितना पैसा उसने अर्न करा है। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट ओवर हियर फॉर द गवर्नमेंट टू एनालाइज द इनकम ऑफ सच पीपल। ऐसे लोगों की इनकम या ऐसे फैक्टर्स की इनकम को एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक प्रोविज़न रखा गया है
कि मिक्स्ड इनकम में ऐसे सारे फैक्टर्स की इनकम को जोड़ दिया जाएगा. दिस इज द फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल विच इज़ डिफिकल्ट टू बी टेकन इंडिविजुअली लाइक फार्मर, डॉक्टर एट्सेट्रा. अब हमारे सारे फैक्टर्स की इनकम एक साथ हो गई है. वी नीड टू नो अ टर्म ऑपरेटिंग सरप्लस. बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ जितना भी सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट. प्रॉपर्टी क्या है आपकी? आपका लैंड आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है, आपकी कैपिटल आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट. इन तीनों फैक्टर्स के पेमेंट को या इनकम को एक साथ जोड़ दें, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहा जाता है. जस्ट अ वन मार्क क्वेश्चन दैट कैन कम, क्योंकि कभी कभी लैंड, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग ना देकर वो न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे सकता है. तो ये मान लीजिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज. सो टेक इट इनटू द नेशनल इनकम. जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड को एक जगह कंपाइल अप करिए और ध्यान से देखिए. हमने सबसे पहले लेबर का ले लिया, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, सब हमने टोटल कर लिया. फिर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस के तीनों पार्ट ले लिए, यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऐड कर लिया, प्रॉफिट ऐड कर लिया. फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स जो ऊपर रह गए थे उनको भी हमने मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड करके जोड़ लिया. जब हम इन सबको सम टोटल कर देते हैं तब हमारे सामने जो आता है दैट इज़ द NDP एट FC. क्योंकि डोमेस्टिकल इनकम ली है ना अभी हमने, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ली है, तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा एट फैक्टर कॉस्ट. लेकिन हमको तो कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को तो हम NNP एट FC कहते हैं. तो NDP को NNP बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, वी विल हैव टू ऐड NFIA. इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए एंड देन आपके लिए क्या बन जाएगा, ये NNP एट FC और व्हाट वी कॉल द नेशनल income. This is the final way of arriving at the national income by the income method. इसको कभी भी एक फॉर्मूले के रूप में मत देखिएगा. अंडरस्टैंड इट, ब्रेक योर माइंड इनटू 4 पार्ट्स की भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबकी इनकम जोड़नी है. फिर उसमें देखिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा एंड देन उसको ऐड करिए. देयर इज़ नो फॉर्मूला एज ए नेशनल इनकम, इट इज़ ऑलरेडी, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उन सबकी इनकम जोड़ देंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी. कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमको याद रखनी है. आई हैव रिटन द हेडिंग्स ओवर हियर. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन देम ऑल्सो. क्या आना है क्या नहीं आना है. जैसे कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स. आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स से कोई इनकम हुई है, सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आएगा नहीं आएगा. सेकेंड हैंड सेल से आपने कोई चीज़ सेकेंड हैंड सेल करी है, आएगी नहीं आएगी. ट्रांसफ़र इनकम, imputed rent, windfall gains, corporate tax, income tax, indirect tax, all these things, all these precautions will be discussed in the next connecting video to this one, where we will discuss all these in detail. नेक्स्ट वीडियो में हमें को डिटेल में कैलकुलेट है, बिकॉज ये आपके न्यूमेरिकल से हटकर अलग 4 मार्क के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है. बट आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक you very much, and I hope you will enjoy the topic and you will be benefited by it. Thank you.